बिल्कुल सीधा यहाँ पर चमकेगा सूर्य और इसकी शंकु की छाया दोपहर में 12:28 पर गुम हो जाएगी, चारों तरफ दिखेगी नहीं छाया। तो पेपर में भी छपता है कि साये ने भी अपना साथ छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये वो रेखा है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। और 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो इसी के कारण ये छाया इसकी लंबी होती, छोटी होती है, और इसी के कारण दिन रात छोटे बड़े भी होते हैं, और इसी के कारण ऋतुओं का निर्माण भी होता है। और ये सब क्या होता है, वास्तव में सूर्य इधर से उधर नहीं होता है, उत्तरायण दक्षिणायन जो दिखता है ना, हम ये समझते हैं कि सूर्य इधर चला गया, इधर आ गया, ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है और सूर्य के चारों तरफ जब घूम रही है, तो ऐसे झुकी हुई घूमने के कारण इधर जो आती है तो सूर्य ऊपर दिखता है, और इधर आ गई तो बीच में, और इधर आ गई तो सबसे नीचे। तो इस प्रकार तीनों रेखाओं का निर्माण केवल पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण बनता है। सूर्य गति नहीं करता, सूर्य गति कर रहा है, वो गति दूसरी है, वो पूरे सौर मंडल को लेकर के और आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है ना। परंतु पृथ्वी को लेकर के सूर्य नहीं चल रहा है, पृथ्वी उसके साथ चल रही है, पूरा सौरमंडल चल रहा है। और ये उत्तरायण दक्षिणायन जो हो रहा है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण हो रहा है। तो पृथ्वी की एक तो दैनिक गति हो गई, अपनी धुरी पर घूमती है लट्टू की तरह, दिन रात हो रहे हैं। दूसरा, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उससे वर्ष बन रहा है, और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होने के कारण दिन रात छोटे बड़े और ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। तीसरी गति, पूरे सौरमंडल के साथ भी पृथ्वी जो है निहारिका के केंद्र का चक्कर लगा रही है, और वो चक्कर जो है आगे मैं समझाऊंगा कि उसमें भी वक्रीय चक्र है, इसलिए ये जो कर्क रेखा है वो स्थिर नहीं है, ये भी न्यूनाधिक होती है। उसका मध्य बिंदु है महाकालेश्वर। वो अपन अगले यंत्र से समझेंगे। तो ये जो है शंकु यंत्र से हम उत्तरायण दक्षिणायन को देख सकते हैं। शंकु यंत्र, शंकु इसलिए दे दे, पाइप के ऊपर ये शंकु जैसा बना हुआ है, तो इसलिए शंकु यंत्र बोलते हैं। अच्छा, इससे ये टाइम भी पता चल जाता है क्या? नहीं, टाइम के लिए फिर अलग है। अच्छा, वो धूप घड़ी अलग होगी। अच्छा। चलो चलो दूसरे इसमें चलो, उधर चलो, आ जाएगी। अभी धूप है तो अपन धूप घड़ी पहले देख लेते हैं। ये धूप घड़ी है। पहले जब यांत्रिक घड़ियां नहीं थी तब इसी से टाइम देखते थे, समय देखते थे, और अभी भी इससे हम हमारी घड़ी का टाइम मिला सकते हैं। अच्छा, देखिए, अब ये कील है, उसकी छाया है, इसकी छाया से हम टाइम देख रहे हैं, है ना। अभी इसमें जो बज रही है ये 4 बज रही है, उसके बाद में 10-10 मिनट का एक पॉइंट है। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 55 मिनट अभी हो रहे हैं, और इसमें लगभग 28 मिनट और जोड़ देंगे तो घड़ी का टाइम आ जाएगा। 28 मिनट इसलिए जोड़ना पड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम घड़ी का टाइम ग्रीनिच मीन टाइम से मिला रहे हैं। हाँ। जब यही मीन टाइम हो जाएगा, महाकाल मीन टाइम हो जाएगा, तो ये टाइम जो बताएंगे वो पूरे विश्व में चलेगा। अच्छा, तो ये ग्रीनिच मीन टाइम गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको जो है 28 मिनट उन्होंने करे। अच्छा, क्योंकि यहाँ से पश्चिम में है ग्रीनिच, हाँ, तो उसको सेंटर मान करके उसी से हम घड़ी मिलाते हैं। अच्छा, और क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन अलग है, आज हम घड़ी का टाइम तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मिलाते हैं, पर वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी तो ग्रीनिच से ही चल रहा है। तो इसलिए इसमें आप घड़ी का टाइम मिला सकते हैं। आप ये 10, 20, 30, 40, 50 और 55, 4:55 हो रहे हैं, और उसमें 28 मिनट और जोड़ दीजिए तो घड़ी का टाइम आ जाएगा। अभी तो 5:22। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। 4:55 में 28 मिनट 2:22, 5 मिनट। बिल्कुल सही, 5:22। आप इसको देख के ही घड़ी का टाइम बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बनाए ऐसा है कि प्रतिदिन जो है इसमें ठीक से टाइम दिखता है। अच्छा, ये बहुत सारे पूछते हैं कि ये कीला टेढ़ा क्यों लगाया, ये डायल को सीधा क्यों नहीं बना दिया। हाँ, तो इसका कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो इसलिए इसको भी झुका हुआ बनाया गया है। अगर सीधा बनाते तो प्रतिदिन एक जैसा समय नहीं दिखता, क्योंकि दिन रात छोटे बड़े होते हैं। तो इसमें अभी कैसे पता चला 4 से 5 के बीच में टाइम है? अच्छा, ये यहाँ छाया आ रही ना, हाँ तो ये 10-10 मिनट का एक पॉइंट है, 10, 20, 30, 40, 50 और 55। जी, प्लस अभी यहाँ आ जाएगी तो पूरे 5 बज जाएंगे।
और वो झुकी हुई है इसलिए 20 डिग्री ऐड 28 28 मिनट इसलिए मिलाने पड़ रहे हैं क्योंकि हम घड़ी का टाइम ग्रीनिच से मिलाते हैं। ये कर्क रेखा मूव करती है। अच्छा थोड़ा अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री पृथ्वी का अक्षय झुकाव परिवर्तित होता है। हम जो भूगोल में पढ़ रहे हैं वो 23.5 पढ़ रहे हैं। आज 23.5 नहीं है, आज 23 डिग्री और 26 मिनट है। अभी और कम हो रहा है, धीरे 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 उज्जैन की तरफ जा रही है ये रेखा, है ना। तो करीब करीब 1200 साल बाद उज्जैन पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर और दक्षिण में जाएगी, यानी 24 डिग्री से 22 डिग्री, 22 से 24 ऐसा पेंडुलम की तरह न्यूनाधिक होती है। तो उसके कारण इसमें भी परिवर्तन आते हैं। अब यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि आज की स्थिति में तो यहाँ है, फिर आज से 100-200 साल बाद परिवर्तन होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी समझ तो सकेगी कि इस समय यहाँ पर था और अब यहाँ हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। अभी तक कोई ऐसा स्थान तय नहीं था कि भाई ये यहाँ है और इसके बाद यहाँ आई। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 बजे के बाद तो सूर्यास्त हो जाएगा हाँ, तो फिर नहीं छाया दिखता होगा। टाइम। वो कर्क रेखा वो भोपाल जाते समय वो दिखती है। हाँ, वो भी मैं समझाऊंगा अच्छा। कि ये यहाँ की विशेषता क्या है। हाँ। अभी धूप के कारण अपन यहाँ आ गए, है ना। एक और ये यंत्र ये भी धूप से ही देखने का है। तो ये पेड़ आने के कारण छाया आ गई है। तो अपन दिखाई दे रहा है। उसमें वही 28 मिनट मिलाएंगे तो घड़ी का टाइम आ जाएगा। 5 पूरी नहीं बजी, ये यहाँ लगभग दिख रही है। तो अब दूसरी AM और PM हम बोलते हैं ना, तो AM PM हम ये समझते हैं कि विदेशी कल्पना है। विदेशी कल्पना नहीं, भारतीय कल्पना है। इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है ये यंत्र। इसमें इस दीवार से उस तरफ जो टाइम दिखता है वो AM और दीवार के इस तरफ दिखता है वो PM। अच्छा। तो क्या होता है, दोपहर 12 बजे से पहले सूर्योदय से लेकर के सूर्य ऊपर चढ़ता है ना, आरोहण करता है। तो आरोहणम मार्तंडस्य AM, अच्छा है ना। और फिर दोपहर 12 बजे बाद नीचे उतरता है तो पतनम मार्तंडस्य PM। ये एक्चुअली यही है उसका। एक्चुअली ये हमारी नकल करके हमारी बहुत सारी संस्कृति के मूल तत्व चुरा करके उन्होंने अपने नाम कर दिए। तो आज समय आ गया है कि हम इन सबको परिवर्तित करके और भारत को विश्व गुरु बनाने में जो पहले था वही स्थापित करें। सही। तो आरोहणम मार्तंडस्य पतनम मार्तंडस्य। और ये यंत्र बहुत प्राचीन है ना। ज्योतिष विज्ञान का उज्जैन में वेधशालाएं बनी हुई है, दिल्ली में है, सब में बना हुआ सम्राट यंत्र। और उसमें AM PM प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हाँ, हम लोग गए थे उस बार, तो हम लोग सीढ़ी में चढ़ के ऊपर से गए, फिर हमको समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। सीढ़ी है ना ये बीच में। तो ये क्या है कि यहाँ से नीचे खड़े होकर देखेंगे तो इसके बिल्कुल कोने पे ध्रुव तारा दिखेगा। अच्छा ये है। एक ये बात, दूसरा 27 सीढ़ियाँ हैं, 27 नक्षत्र के प्रतीक हैं। ये रात में दिखेगा। हाँ, यार तुम बेकार ही चढ़ गई थी इस पे। तो इधर ही दिखेगा कॉर्नर पे बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कॉर्नर पर रोज प्रतिदिन। पर वो तो नहीं, चेंज होता नहीं ध्रुव करता। तारा तो स्थिर है एक अपने स्थान पर। पर पृथ्वी तो मूव कर रही है तो वो भी चेंज वो होना मैं चाहिए। अगले यंत्र पर समझाऊंगा कि ऐसा अच्छा क्या होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। आइए इधर आ जाइए फिर। आइए। ये यंत्र आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। इसमें 3 स्थितियां, पाइप लगा हुआ है, ग्लोब है और ट्रायंगल बना हुआ है। ये पाइप वही अक्षय झुकाव के कारण लगा हुआ है, तो इसके कारण इस पाइप में दक्षिण सिरे से इसमें आंख लगा के देखेंगे तो हमको ध्रुव तारा दिखता है। एकमात्र ध्रुव तारा ही दिखेगा, बाकी कोई दूसरा तारा नहीं दिखेगा। और प्रतिदिन अंधेरा हो, बादल नहीं हो तो दिखेगा। अच्छा है ना। और दूसरा ये एक जगह ही क्यों दिखता है इस पे से ही, क्योंकि पृथ्वी जो दैनिक गति है उसकी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है। ये ऐसे यूं ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही है। नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही हाँ है, ये तो है ही। है ना। हाँ तो ये सही बात है, टिल्टिंग है ऐसे। और ऐसे घूमने के कारण यहाँ पर हमें बीच में
तो हमको तो तारे और ग्रह वगैरह ऐसे जाते हुए पूर्व से पश्चिम दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ हम खड़े रहेंगे ऐसे जब घूम रही है तो ये स्थान जो है ना अपनी जगह पर घूम रहा है ऐसे। अच्छा 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 तो अच्छा अपनी जगह पर घूमने के कारण ध्रुव तारा एक ही जगह दिखाई देता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था ये ऐसे घूमती है। नहीं। अच्छा एक्सियल रोटेशन है। हाँ ये यूं ऐसे घूम रही है, हाँ ऐसे घूम रही है, तो यहाँ गति बहुत तेज है, हाँ यहाँ शून्य है गति, हाँ केवल अपने स्थान पर ही घूम रही है। इसलिए इस स्थान पर खड़े होने पर 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ पे हाँ, और सिर पर कभी सूर्य आएगा नहीं, केवल ये अंतिम सीमा है। तो यहाँ से खड़े होंगे तो यहाँ सूर्य दिखेगा, सूर्य ऐसे गोल गोल घूमता हुआ इन्हें ऐसे यूं यूं गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता, ऊपर चढ़ते चढ़ते 23.5 डिग्री ऊपर आकर के वापस नीचे जाने लग जाए। 3 महीने ऊपर चढ़ता है और 3 महीने वापस नीचे आता है और 6 महीने फिर अस्त हो जाता है। तो यहाँ जब रात हो जाएगी तो 6 महीने तक रात ही रहेगी और फिर सूर्योदय जाएगा तो 6 महीने तक सूर्योदय रहेगा। ऐसा उधर भी होता है, इधर रात होगी तो उधर दिन होगा। मैं ये समझ नहीं पाई 6 महीने का, आप एक और बार बताएंगे? देखिए सूरज यहाँ तक आता है, हाँ नहीं ये कर्क रेखा, फिर वापस मकर रेखा, फिर कर्क रेखा, ऐसे होता है। बीच में भूमध्य रेखा है ना। तो भूमध्य रेखा से जैसे ही ऊपर आता है तो किसी भी स्थान से 90 डिग्री के ऊपर कोई भी ग्रह नक्षत्र आएगा तो वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, है ना। तो ये जो है इस यहाँ से 90 डिग्री पर ये है इसका क्षितिज। तो यहाँ खड़े हुए तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य आकर के उसके ऊपर आएगा तो यहाँ सूरज दिखेगा। हाँ तो ये 3 महीने तक ऊपर यहाँ तक आएगा, हाँ फिर 3 महीने नीचे जाएगा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर आकर वापस वहीं पहुंचने में 6 महीने लगते हैं। तो 6 महीने तक यहाँ से सूरज दिखाई देगा और वो भी कैसा दिखाई देगा, केवल ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, यानी नीचे नीचे घूमता हुआ दिखाई देगा, सिर पर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ रहते हैं इस एरिया में लोग रहते हैं? हाँ रहते हैं, अब मनुष्य तो नहीं रहते हैं क्योंकि सी कैप है वो, केवल बर्फीले सफेद भालू रहते हैं। अच्छा अच्छा पर कुछ देशों ने वहाँ पर भी रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 6 महीने का दिन होगा। तो अब इक्वेटर से ऊपर सूर्य आएगा तो यहाँ दिन होगा, तो यहाँ पर रात हो जाएगी। फिर यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ रात हो जाएगी। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है ना। अब इस कर्क रेखा को देखते हैं। ये कर्क रेखा भोपाल के पास, सतना के पास और इधर नागदा वगैरह सब दूर है। फिर इसी स्थान का चयन क्यों किया गया? तो यहाँ पर एक और रेखा आ रही है, उसको शून्य रेखा कहते हैं। ये शून्य रेखा महाकालेश्वर के शिखर के ऊपर से होके आ रही है और यही प्राइम मेरिडियन है, प्राचीन। इस पर सूर्योदय होता था तब पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर दिन बदलता था। पर 300 साल पहले दुर्भाग्य से ये जो आतताई आए, उन्होंने इस स्थान को विचलित करके इस पेरिस में स्थापित कर दिया और उस 50 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद फिर ग्रीनिच में स्थापित कर दिया। तो ग्रीनिच कहाँ पर? 55 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर है। तो यहाँ पर सूर्य सिर पे तो जाएगा ही नहीं और न ही दिन व्यवस्थित 24 घंटे का होगा। 24 घंटे का दिन होता ही नहीं है। यहाँ पर भी सूरज कैसे ऐसे नीचे नीचे घूमता हुआ दिखेगा इनको। 3-3, 4-4 दिन, 5 दिन तक सूर्य दिखता है और फिर अस्त हो जाता है। तो 5 दिन तक सूर्य दिखता ही नहीं, दिन ही नहीं होता, कृत्रिम अंधेरा करके सोना पड़ता है। तो ऐसे स्थान पर ग्रीनविच मीन टाइम होना दुर्भाग्य की बात है। और उसके बाद भी देखिए आप, यहाँ पर जब 5-5, 6-6 दिन तक सूर्य अस्त होता नहीं है, उदय होता नहीं है, तो 24 घंटे कहाँ से लिए उन्होंने? यहीं से लिए, अपने भारत से। सही बात है। 60 घड़ी को 24 घंटे बना दिए। और आज भी यहाँ पर जब सूर्योदय होता है शून्य रेखा पर, तब वहाँ पर रात्रि की 12 बजती है और दिन बदलते हैं ना। हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्योदय से तिथि बदलने का जो नियम है, उन्होंने आज भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वहाँ यहाँ पर सूर्योदय होता है इस रेखा पर, यानी भारत में सूर्योदय होता है तो वहाँ पर दिन बदलते हैं। जबकि भारत में परंपरा रही है सूर्योदय से दिन बदलने की, आज भी तिथि सूर्योदय से बदलती है। तो हमारी परंपरा को उन्होंने आज भी एक्सेप्ट किया हुआ है, पर दुर्भाग्य से हमने उनकी नकल करके हम भी रात को 12 बजे नाचने कूदने लग गए। सही बात है। सूर्योदय से सूर्यास्त दिन है। हाँ, तो रात में 12 बजे कौन जागता है? निशाचर। यही बात मोहन जी ने वहाँ विधानसभा में कही। अच्छा। कि रात में 12 बजे दिनांक बदलना है, क्या हम निशाचर हैं?
सही बात है। नहीं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। भावना तो उनकी वोटर भी है, मतलब दक्षिण के अच्छा व्यक्ति चुना तो था। दिनांक फिर कब बदलना चाहिए? सुबह ये सुबह। अब क्या है, यहाँ पर और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद में आईआईटी इंदौर और बहुत सारे आईआईटी कॉलेज है ना, उनसे एमओयू हुआ है। वहाँ के शोधार्थी बहुत सारे आएंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी लगाया है और वो पूरा सीसीटीवी कैमरा से युक्त है और कंप्यूटराइज्ड है, रोबोटिक है। तो उससे रिसर्च करके यहाँ से सिद्ध किया जाएगा कि देखिए यहाँ से जो गणना होती है वो कितनी ऑथेंटिक होती है। सही बात है। सारे उसके बाद में फिर बड़े बड़े मैथमेटिशियंस लगेंगे बहुत सारे। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होंगे। सेमिनार में फिर कांग्रेस जो होगी वो विज्ञान कांग्रेस, उसके सेमिनार होंगे। फिर उसमें तय किया जाएगा कि यहाँ का जो मीन टाइम, वो महाकाल मीन टाइम पूरे विश्व के लिए जो लाभदायक भी है और शुद्ध है। फिर उसको पूरे विश्व में मान्य किया जाएगा। वाह, बहुत सुंदर प्लान है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जी। निखिल ने। अब देखिए एक और बात, भारतीय काल गणना कितनी वैज्ञानिक है ना। ये पाश्चात्य विज्ञान तो 300 साल पहले से डेवलप हुआ, इससे पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, है ना। तो हमारा तो हजारों नहीं लाखों साल पहले का विज्ञान है और वो इस बात को दर्शाता है। ये कर्क रेखा पेंडुलम की तरह जो न्यूनाधिक होती है 24 डिग्री से 22, 22 से 24 डिग्री होती है, इसके मध्य में महाकाल है। महाकाल से 1 डिग्री दक्षिण में और 1 डिग्री उत्तर में, ऐसे पेंडुलम की तरह मूव करती है। अच्छा। तो इसीलिए महाकाल, कालों के काल महाकाल, इसीलिए काल यानी समय, सबसे बड़ा समय, समय की शुरुआत महाकाल से। एक बात ये। दूसरा, ये जो मूव करती है ना, तो इसका पूरा एक चक्र जो होता है 24 से 22, 22 से वापस 24 तक आना, ये समय होता है 27,000 साल का। अच्छा कर्क रेखा का? हाँ, 27,000 साल में एक चक्र पूर्ण होता है। अच्छा, 27,000 और साल। इसीलिए यदि कोई प्रश्न करे कि एक चक्र को 27 भागों में बांट करके 27 नक्षत्र क्यों बनाए गए, तो 1000 साल जहाँ जहाँ वो कर्क रेखा रही आकाश में, उसको चिन्हित करके और वहाँ पर जो सितारे की जो है आकृति बनती है, वो नक्षत्र के नाम से मानी गई। वो 27,000 साल में कम से कम बना हुआ डाटा है वो। हाँ, लोग मरते रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में वो चलती रही होगा शोध, तो वो 27 में कंप्लीट हुआ कि भाई 27,000 साल में ये एक बुक कंप्लीट हो गई है कि 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र। बड़े ऐसे ही किया होगा, तप है ये तो, और क्या अध्ययन तप। पहले के जीते भी तो थे हजारों हजारों साल हाँ, फिर ऋषि। हाँ, पहले मतलब- की उम्र बहुत हाँ, थी। बहुत थी, सही बात है। नहीं, उससे अधिक तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा थी उस समय। हाँ, योग और प्राणायाम, अध्यात्म और ध्यान से कई चीजें ऐसी है जो टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने देखी है, समझी है, न, उसको निर्धारित भी किया है। अब ये 27,000 साल का चक्र, ऐसे 16 चक्र पूर्ण करने पर कलयुग का कालखंड आ जाता है 4,32,000 साल का। ये 4 पूरे करने का, हाँ, नहीं 16 पूरे करने, 27,000 27,000 साल में 16 का मल्टीप्लाई करिए तो 4,32,000 साल आ जाएगा कलयुग का काल। और एक कलयुग का कालखंड पूरा होता है तो एक बार इस पृथ्वी पर लघु प्रलय भी आता है। अच्छा, लघु प्रलय का मतलब समुद्र उथला हो जाता है और आसपास की जमीन जो है, जितने भी वो जो है जल में समाहित हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको मिलता है द्वारिका। द्वापर युग समाप्त हुआ तो द्वारिका जब लघु प्रलय आया तो समुद्र में डूब गई। आज उसके अवशेष मिल रहे हैं। और इसका पता भगवान कृष्ण को था, तो उन्होंने, आप महाभारत पढ़ेंगे तो वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन द्वारकावासी जितने भी हैं उनको जाके कह दो कि ऊंचे स्थान पर चले जाएं, ये द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है। सही बात है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण आपको पता। तो 4,32,000 साल में एक बार लघु प्रलय आता है कलयुग, 4,32,000 साल का, और 2 बार लघु प्रलय आता है वो द्वापर युग, अच्छा, 8,64,000 साल, और 3 बार लघु प्रलय आता है त्रेता युग, 12,96,000 साल, और 4 बार लघु प्रलय आता है सतयुग, 17,28,000 साल। ऐसे चारों युगों को मिला करके 43,20,000 साल का एक महायुग हो गया। ऐसे 71 महायुग मिला करके एक मनवंतर बनता है, लगभग 28 करोड़ साल का। अच्छा, ऐसे 14 मनवंतर मिला करके ये पृथ्वी और सौरमंडल का पूरा कार्यकाल है। अच्छा, 4 अरब 32 करोड़ साल इस पूरे सौरमंडल की आयु है।
अच्छा, ये मनवंतर भी निर्धारित किया यूं ही नहीं किया है। मनवंतर का मतलब हमारा पूरा सौरमंडल जो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, वो एक चक्कर पूर्ण करता है 28 करोड़ साल में। अच्छा। वो एक मनवंतर। ओहो। तो अब ये इतनी बड़ी बात आज टेलीस्कोप से भी ये लोग नहीं देख पाते। हमारे पूर्वजों ने योग प्राणायाम ध्यान के बल पर इतना ज्ञान प्राप्त किया और लिख दिया, उन्होंने तय भी कर दिया। हाँ, और वो सिद्धांत है, मतलब वो सिद्धांत है, प्लैटिनम रूल है, उसको जी जी चेंज नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। किसी भी देश काल परिस्थिति में एक जैसा ही रहेगा वो। हाँ। तो ऐसे ये हमारा सौरमंडल की आयु जो 4 अरब 32 करोड़ साल। अब इसमें से हम प्रश्न करते हैं कि अभी तक कितना समय निकल गया है। तो इसको भी हम एक संकल्प के द्वारा प्रतिदिन बोलते हैं। जब यज्ञ करते हैं उसके पहले संकल्प बोलते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। फिर उसके बाद में संवत और मास और तिथि और नक्षत्र और फिर वार और फिर जो कार्य करते हैं वो शुभम भवतु, ऐसे करके संकल्प बुलवाते हैं कि नहीं। तो वो पूरा कार्यकाल है, कालगणना है हमारे, यानी अभी तक की आयु पृथ्वी की, वो सारी आयु अपन जोड़ते हैं। तो ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो यानी ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष पूर्ण होने पर परार्ध, तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहर, दोपहर, ब्रह्मा का दोपहर हो रहा है, यानी 50 वर्ष निकल गए, 51वां वर्ष चल रहा है। अब ब्रह्मा की आयु कितनी है वो अब आगे मैं बताऊंगा। तो दोपहर चल रहा है ब्रह्मा का, और उसके बाद उसमें से भी 6 मनवंतर निकल गए। अच्छा। 7वां मनवंतर चल रहा है। मनवंतर वो मनु, प्रत्येक मनवंतर का अपना एक मनु होता है अलग। अच्छा। और अभी का मनवंतर जो है उसके मनु जो है भगवान मनु, वो आप जाएंगे कुल्लू मनाली में तो मनु का घर आपको दिखेगा ऊपर पहाड़ी पर। अच्छा। आज भी है, विद्यमान है। अच्छा। तो मनु का घर ही बोलते हैं उसको। तो उस समय बृहद प्रलय आई थी, यानी एक मनवंतर पूरा होने पर बृहद प्रलय, लघु प्रलय अलग होती है, बृहद प्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। अच्छा। तो केवल ऊंची पहाड़ी पर ही जगह बचती है, और एकमात्र वो यही जगह थी मनु का घर जिसको बोलते हैं। वो मनु उस समय के उन्होंने कुछ मानव जाति का की रक्षा करी थी वहाँ जा करके, और वहाँ से फिर वंश आगे बढ़ा। अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मनु शतरूपा। हाँ ब्रह्मा। वही। तो अभी तक कलयुग का कितना समय निकल हाँ गया वो मैं होगा? बता रहा हूँ। तो ये 6 मनवंतर निकल गए, उसके बाद 7वां मनवंतर चल रहा है। ये 7वें मनवंतर में भी 27 चतुर्युगी महायुग निकल गए, 28वां महायुग चल रहा है, और उसमें से भी सतयुग निकल गया, त्रेतायुग निकल गया, द्वापर निकल गए, कलयुग चल रहा है। ये टोटल जो है ना अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,124 वर्ष निकल गए, और ये 25वां चल रहा है। इसको सृष्टब्द भी बोलते हैं। सृष्टि का आरंभ कब हुआ? तो 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,124 वर्ष निकल गए, और द्वापर युग को समाप्त हुए 5,124 साल। तो ये यानी लगभग 2 अरब साल हो गए। इसको पाश्चात्य लोगों ने, जो आधुनिक विज्ञान अपने आप को कहते हैं वैज्ञानिक, उन्होंने स्वीकार नहीं किया हमारी कालगणना को। उन्होंने क्या कहा कि ईसा मसीह का जन्म हुआ 2000 साल पहले, तब से ही पृथ्वी बनी। परंतु जैसे जैसे शोध किया उनको पुरातात्विक अवशेष मिलते गए, वो 2000 से 10,000 पे आए, 50,000 पे आए, 1 लाख पे आए, 10 लाख पे आए, करोड़ पे आए, और आज वास्तव में वो स्वीकार कर रहे हैं कि इस पृथ्वी को 2 अरब साल हो गए। आज नासा भी स्वीकार करता है इसको कि 2 अरब साल हो गए। अच्छा। अभी डायनासोर लुप्त होने की बात जो करते हैं ना, तो ये महाप्रलय जो आता है इसमें सारे प्राणी लगभग नष्ट हो जाते हैं, फिर नई सृष्टि की रचना होती है। तो अभी कितना समय बचा होगा कलयुग? अभी 2 अरब चला गया। 5,124 वर्ष कलयुग के निकले हैं, जबकि 4,32,000 साल का एक कलयुग है। और ये तथाकथित हमको बार बार डराते हैं कि वो एक एस्टेरॉइड आ रहा है, वो पृथ्वी से टकराएगा और ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। ऐसे कितनी तारीखें घोषित कर दी, पर कभी नहीं हुआ ऐसा, और होगा भी नहीं। परमात्मा की रचना इतनी जटिल है कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक उसको नहीं समझ पाते, तो कुछ तो भी बोल देते हैं। सच बात। तो ये कर्क रेखा
अपने मूव करती है और इससे हमारी भारतीय कालगणना सिद्ध होती है। अब ये कर्क रेखा मूव क्यों करती है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव न्यूनाधिक क्यों होता है, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है कि पूरा सौरमंडल जो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, जो मैंने बताया तो लगभग 28 करोड़ साल में एक चक्र पूर्ण होता है, तो वो पथ जो है वो पूरा गोल गोल नहीं है। अच्छा वो वक्री है, अपने स्थान पर भी वक्री है ऐसा। अच्छा तो ये वक्री होने के कारण ऐसे यहाँ है तो न्यूनतम झुकाव हो जाता है, फिर यहाँ आ जाती है अधिकतम झुकाव हो गया, फिर यहाँ आ गई न्यूनतम हो गया, फिर यहाँ अधिकतम हो गया, फिर ऐसा आया तो ये 27,000 साल में एक बार यूँ हो गई, फिर 27,000 साल में ऐसे हो गई, फिर 27,000 साल में ऐसे हो गई। अच्छा तो इसी के कारण जो हमारा अक्षीय ध्रुव है वो ध्रुव तो स्थिर है और पृथ्वी सौरमंडल के साथ ही न्यूनाधिक होती है, तो वो इसका ये ऐसे ऐसे मूविंग हो जाता है अक्षीय ध्रुव अक्ष ना, इसके कारण अधिकतम न्यूनतम होता है। पर अब ये क्या है, 27,000 साल में जो परिवर्तन होता है उसमें से 23 डिग्री से कम जब अक्षीय झुकाव हो जाएगा तब यूरोप आदि देशों में हिमयुग आ जाता है। अच्छा और इसीलिए आज तक वो चिल्लाते हैं क्योंकि उन्होंने 13,000 साल से अधिक का कालखंड देखा ही नहीं, इसलिए हमारी भारतीय कालगणना को स्वीकार नहीं किया, परंतु अवशेष देखने के बाद में तो स्वीकार किया। परंतु जब 23 डिग्री से कम झुकाव हो जाएगा वहाँ हिमयुग आने के बाद में वापस 23 डिग्री से ज़्यादा जब कम झुकाव हो जाएगा तो वहाँ हिमयुग, और अधिक झुकाव हो जाएगा तो वापस वहाँ पर उष्णता बढ़ेगी और बर्फ पिघलेगी। तो उन्होंने अभी तक बर्फ पिघलती हुई देखी, तो इसलिए आज तक वो चिल्लाते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी खतरे में है, जबकि ये तो चक्र पूरा चल रहा है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई और जो है अब आज 23-26 डिग्री हो गया झुकाव, अब केवल 26 डिग्री और कम हो जाएगा तो 23 पे आ जाएगा, तो वहाँ हिमयुग आ जाएगा। तो आज से ही आप अमेरिका आदि देशों में देखेंगे तो वहाँ बर्फीले तूफान आना शुरू हो गए, है ना, आपने पढ़ा ही होगा। तो धीरे धीरे वो बर्फीले तूफान बढ़ते 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 वहाँ पर बर्फ की परत बढ़ती चली जाएगी। तो 23 डिग्री से कम जैसे ही हुआ कि वहाँ पर तो हिमयुग आ जाएगा, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। कई 100 साल लगेंगे इसमें। हाँ अभी तो कई 100 साल की। अभी तो रहो कोई दिक्कत ये अपने यहाँ तो आएगा ही नहीं ना नहीं। अभी। ये अमेरिका में रहते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो आपको तो अनुभव होगा, अभी बहुत सारे बर्फीले तूफान आने लग गए दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ का मतलब यहाँ से पश्चिम में एक स्थान है नारायण धाम का। हाँ। यही तो बात मोहन जी ने बताई अच्छा कि जिस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है उसको हम क्यों हमसे दूर करें। तो उज्जैन से वो चले, उस समय चूंकि सड़कें नहीं थी, जंगल ही जंगल था, तो यहाँ नहीं आकर के थोड़ा तिरछे 12 किलोमीटर पश्चिम में आ गए। तो यहाँ से सीधे सीधे पश्चिम में जाएंगे, नारायण धाम है 12 किलोमीटर पर। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे शंकु यंत्र बनाए थे, सुदामा जी ने, वो कृष्ण जी ने। अच्छा वो शंकु यंत्र लकड़ी के बनाए थे क्योंकि लोहा नहीं था उस समय, लोह के पाइप वगैरह नहीं थे, तो लकड़ी के शंकु यंत्र बना के वो छाया शून्य देखी उन्होंने। देखने के बाद में वर्षा हुई तो वर्षा में वो लकड़ियाँ प्रस्फुटित हो गए, आज भी विद्यमान है। वहाँ पर आपको श्री कृष्ण मौली और सुदामा मौली के रूप में मिलेगी। ये कहानी है, साइंटिफिक कहानी ये है। तो वो जो है वहाँ मौली वो शंकु यंत्र है। हाँ, क्योंकि देखिए साधारण सी बात है हाँ। कि लकड़ी लेने के लिए इतनी दूर 30 किलोमीटर की यात्रा कौन करेगा। आज भी उज्जैन से 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएं तो खूब लकड़ियाँ मिल जाती है सही बात ना। निश्चित तौर पे स्टडी करने ही गए होंगे। दूसरी बात, अगर वहाँ बताते हैं कि ये लकड़ियाँ लेने आए थे और लकड़ी के गट्ठर यहाँ रखे थे, जब लकड़ियाँ लेने के आए थे तो वो लकड़ियाँ साथ में क्यों नहीं ले गए, छोड़ के चले। हाँ सही बात है। तो वो शंकु यंत्र बनाए थे। और चूंकि आज भी कर्क रेखा जहाँ है, जिस दिन कर्क रेखा में सूर्य होता है वहाँ पर उस दिन वर्षा होती है। ये पिछले 35 वर्षों से मेरा अनुभव है। अच्छा उस दिन वर्षा होती, कहीं से भी बादल आते हैं, वर्षा हो जाती है। कर्क रेखा में सूर्य होगा जब। हाँ, कर्क में सूर्य होगा तो वो कर्क रेखा वहाँ थी, वहाँ शंकु यंत्र बनाए, वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद में लकड़ियाँ जो है उनको जल मिला तो प्रस्फुटित होगी। साथ ही साथ वो चने वाली घटना भी होती है कि वर्षा से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए
और पेड़ पर चढ़ने के बाद में वो सुदामा जी ने कृष्ण जी के चने भी खा लिए थे, वो सत्य घटना है। पर वो जो लकड़ी उन्होंने लगाई थी वो कौन सा वृक्ष है ये नहीं पता चला। वो कटीले झाड़ आसपास थे, कटीले झाड़ों की लकड़ी थी, तो वो कटीले झाड़ आज भी आप इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के अपने घर में भी लगा देंगे तो प्रस्फुटित हो जाएगा, उसको व्यवस्थित पानी मिलेगा तो। सही बात। अच्छा अच्छा। गुलाब जैसे है, जैसे गुलाब में कांटे वाले फिर से उग जाते हैं, कलम लग जाती है। जिसको भारतीय शुद्ध भाषा में कंथार बोलते हैं। कंथार है वो, सही बात है। तो वो उधर ही क्यों गए थे 12 वही तो किलोमीटर? बताया उन्होंने कि इधर आना उज्जैन सड़क नहीं थी से ना, सड़कें जंगल उस समय में। थी अच्छा, नहीं, सड़क तो चलते चलते यूं यहाँ नहीं आकर के यूं आ गए। ऐसे भटक। ठीक है। और वो कर्क रेखा वाले दिन ही वो निकले जिस दिन सूर्य आना था, वो कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा पॉइंट है वो। हाँ, दोनों ही विद्वान थे, कृष्ण सुदामा दोनों ही विद्वान बालक। दूसरे कि भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए काशी नहीं गए, जबकि काशी उनके नजदीक था और बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था, वहां नहीं जाकर उज्जैन आए। तो उसका हेतु भी यही शून्य रेखा थी ना, शून्य रेखा यहाँ थी इसलिए यहाँ पढ़ने आए। कालगणना में विशेष उनका हाँ, रुचि थी। रुचि थी। सही बात है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा तो सब दूर है, पर इस स्थान का महत्व क्या है कि ये यहाँ पर शून्य रेखा और कर्क रेखा दोनों संपात कर रही है और ये स्वस्तिक बन रहा है यहाँ पर दोनों रेखाओं का, और इसको कहते हैं पृथ्वी का उत्तर नाभि केंद्र। ये जहाँ पर खड़े हैं जी, ओह, ये नाभि केंद्र है पृथ्वी का, इसीलिए यहाँ पर फिर इतना बड़ा काम हो रहा है। इसकी खोज डॉक्टर वाकणकर जी ने 1985 में की थी। अच्छा। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय मैं उनके साथ नहीं था, और तब से ही यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ, और ये यंत्र जितने भी बने बाद में बने और मेरे ही मार्गदर्शन में बने। अच्छा, बाप रे। ये पर्टिकुलर जगह नाभि केंद्र के बाद जी, उत्तर नाभि केंद्र है। ये एग्जैक्ट हम लोग शून्य और कर्क के मिडिल में हम मिडिल खड़े क्रॉसिंग पे हैं। खड़े हैं। क्रॉसिंग। स्वास्तिक क्रॉसिंग है ये। हाँ। तीसरा क्या होता है कि जनसाधारण जब आते हैं कहते हैं कि आप कहते हो कि कर्क रेखा यहाँ से निकली, तो कर्क रेखा तो आकाश में दिखती नहीं, हम कैसे माने। हाँ। तो जिस दिन कर्क रेखा में सूर्य होता है उस दिन ये ट्रायंगल बनाया हमने, तो ये दो परतों में, तो इसमें से सूर्य की किरणें जो आती है तो यहाँ पर कर्क रेखा दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, अरे 21 जून को यहाँ पर कर्क रेखा दिखाई देती है दोपहर में। अच्छा, बीच में वो है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखो देखो, वहाँ निकलेंगे तो वहाँ छूट जाएगा। तो जिस दिन यहाँ पे कर्क रेखा दिखाई दी उस दिन बारिश होगी। हाँ जी, बारिश भी होगी। मैं पूरा समझ रही हूँ। नहीं, वो छूटने नहीं चाहिए। 22 मिनट पर जब छाया गुम हो जाती है ना, उस समय खूब बादल रहते हैं, सूर्य दिखाई ही नहीं देता है, तो जितने भी दर्शक आते हैं बड़े निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा, हम जिसके लिए आए वो तो दिखाई नहीं। परंतु 5 मिनट के लिए उस समय धूप निकल ही आती है। अच्छा ये भी 35 साल से मेरा अनुभव है। अच्छा। और मोहन जी खुद यहाँ खड़े थे, बोले कि घनश्याम जी क्या है, बदल हो रहे हैं, क्या देखेंगे हम। भाई साहब इंतजार करो। 12:25 पर उन्होंने ये प्रश्न किया और 28 पर धूप निकल आई, और खूब जोर जोर से सबने तालियां बजाई। गजब, बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी स्वयं गवाह है इस बात के कि उन्होंने ये देखा है नजारा। सही बात है। इसीलिए तो यहाँ से बहुत प्रभावित हैं कि वास्तव में प्रकृति भी यहाँ जो है अपना कमाल दिखाती है। नहीं, उज्जैन का जो भी वैज्ञानिक, ज्योग्राफिकल और आध्यात्मिक जितना भी महत्व है वो सब दुनिया भर को पता होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एक प्लेस है जी, और इसका सारा महत्व जो है वो खो गया है, उसको फिर से स्थापित करना है। जी, आप बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपका तो बहुत विद्वान है अंकल। तो याद है ये हाँ, इतने वर्ष बहुत बड़ी बात है, एक एक वर्ष याद है। तो सबसे महत्वपूर्ण है ज्योतिर्विज्ञान में। आजकल तो टेलीस्कोप से सब चीज दिख जाती है, परंतु पहले जब टेलीस्कोप नहीं थे तब भी हमारे पंचांग तो बनते ही थे, तिथियां भी बनती थी, दिखाई जाती थी, और सभी ग्रहों की गतियां, स्थितियां, और फिर ग्रहण का गणित, ये सारा पहले भी होता आया। तो आखिर कैसे होता था वो, ये यंत्र। अच्छा। इसमें 2 किले लगी हुई, 0 से 90 डिग्री तक के चिन्ह लगे हुए। जैसे पृथ्वी पर कोई भी स्थान हमको ढूंढना होता है तो कैसे ढूंढते हैं, अक्षांश देशांतर से ढूंढते हैं, है ना। ऐसे ही आकाश में कोई भी ग्रह नक्षत्र जो है उसको हम
ढूंढते हैं तो उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, ज्योतिष की भाषा में कहते हैं नतांश और उन्नतांश। तो ये यंत्र हमको नतांश और उन्नतांश बताता है। कोई भी ग्रह नक्षत्र जब सिर पर होता है उस समय ये भित्ति यंत्र काम करता है। हम क्या करते हैं, ये धागा पकड़ करके और ऐसे कील हमारी आंख और वो ग्रह जिसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं ऐसे सीधा मिला देते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी आता है वो अंक पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अभी 23 दिसंबर को हमने सूर्य देखा था तो वो 47 डिग्री पर आया था यहाँ पर, है ना। तो ये 47 डिग्री क्या है, 47 से थोड़ा कम था। तो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 26 मिनट उत्तर और 23 डिग्री 26 मिनट दक्षिण, तो ये हो गया 46 डिग्री और 52 मिनट। तो ये 46 डिग्री और 52 मिनट पर सूर्य झुका हुआ बरोबर यहाँ पर दिखाई दिया 23 दिसंबर को। उसके बाद में अब हम देखेंगे तो अब धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, तो इसकी छाया भी धीरे धीरे नीचे आएगी। तो 21 मार्च को कहाँ जाएगा, 23 डिग्री 26 मिनट पर आ जाएगा ये यहाँ। और 21 जून को कर्क रेखा पर जब आ जाएगा तो ये 0 पर आ जाएगा। अच्छा, ये दिन में 12 बजे। हाँ, है ना। तो उस दिन छाया गुम हो जाती है और उस दिन उत्तर का अंतिम बिंदु वहाँ से दक्षिणांश शुरू हो जाए तो वापस ये छाया इधर आने लग जाएगी। तो यहाँ आते आते फिर 22 सितंबर को वही 23-26 पर आ जाएगी और 22 दिसंबर को वापस यहाँ पर 46 डिग्री और 52 मिनट पर आ जाएगी। तो ये 6 महीने इधर गया और 6 महीने वापस आए, 1 साल की पूरी गति आ गई, एक चक्कर पूरा कर लिया। तो ऐसे दूसरे ग्रह जितने भी मंगल है, बुध है, शुक्र है, इन सब की गतियां जान करके और उनसे पंचांग का निर्माण होता है। ऐसे चंद्रमा भी जैसे अभी यहाँ दिख रहा है, अब ये रात में जब सिर पर आ जाएगा तब यहाँ पर हम इससे मिलान करेंगे तो चंद्रमा कौन सी राशि में है, कितना है, वो ये बता देगा। फिर सूर्य और चंद्र की गति को अंतर निकाल करके तिथि निकाल लेंगे। तिथि क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के जो स्थिति है उसके अंतर से तिथि बनती है। 12 डिग्री का अंतर एक तिथि। तो ऐसे आज कौन सी तिथि है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। और फिर चंद्रमा की गति पता है, सूर्य की गति पता है। अब सूर्य की गति नहीं होती है, एक्चुअल होता है पृथ्वी की गति, पर हम पृथ्वी पर हैं इसलिए पृथ्वी को केंद्र मान करके सूर्य को चल मान लेते हैं, इससे गणित आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रश्न उठाते हैं, अरे तुम तो मूर्ख हो, सूर्य कोई चलता है क्या, सूर्य की गति बताते हो तुम पंचांग में। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि हम केंद्र अपना मानेंगे तभी हम सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। सही बात है। अगर सूर्य को स्थिर मान लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही होगा ही नहीं। तो कई जगह क्या गणित में भी औसत माना कि ये तो पूरा कैलकुलेशन सही हो जाता है, ऐसा ही माना कि सूर्य चल रहा है। फिजिक्स में भी तो ऐसे ही करते हैं, जैसे अगर चलती ट्रेन में हम भी बैठे हैं तो हम उसके सापेक्ष में स्थिर हैं, मतलब हम उसके और बाहर वाली मूविंग मान लेते हैं, ऐसे ही वही है। सही। तो इस प्रकार से ये जो यंत्र है ये हमारे कैलकुलेशन के लिए, पंचांग निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पर आजकल क्या हो गया, कंप्यूटर और ये टेलीस्कोप जो आ गए तो इसकी उपयोगिता कम हो गई। पर जब वो नहीं थे तो यही महत्वपूर्ण था। हमारे खगोलीय यंत्र जितने भी बने उनकी विशेषता क्या है, आज के यंत्र जो है ना उन्होंने प्रकृति का विनाश किया है। आज के विज्ञान ने प्रकृति का विनाश किया है, तो हमारे पूर्वजों ने विज्ञान का विकास करने के साथ साथ प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखा। और वो हमेशा कहते आए कि आप अपना जीवन प्रकृति के अनुकूल बनाकर रखिए। यदि प्रकृति के अनुकूल नहीं चलेंगे तो आपको कष्ट आएंगे, फिर वो चाहे बीमारी के रूप में आए या इस वातावरण को बिगड़ने से आए। प्रकृति अपना विनाश, अगर उसको छेड़ोगे, उसको जो है उसका दोहन करोगे बहुत ज़्यादा तो वो विनाश करेगी। तो इस बात को हमारे पूर्व वैज्ञानिक जितने भी थे, ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए प्रकृति का कभी भी दोहन नहीं किया। आज से 300 साल पहले प्रकृति बहुत अच्छी थी और अब जो है वो स्वयं जो विज्ञान का विकास करें वो स्वयं चिल्लाने लग गए कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब क्या होगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान के यंत्रों से सारा कैलकुलेशन होता था। ये वाली जो रेखा ये किस लिए, अन्य ग्रहों के लिए? नहीं, सभी ग्रहों के लिए है
क्या होता है, यहाँ से दक्षिण में कोई भी ग्रह है तो हम ऐसे उपयोग करेंगे इसका, और अगर उत्तर में हो तो ये काम नहीं आएगा, तो फिर इधर आ जाएंगे हम, अच्छा अच्छा। तो यहाँ देखेंगे। ये सारे यंत्र डिजाइन कैसे किए होंगे? अब ये तो देखिए बुक्स में है ना, बुक्स ये में बुक्स में ऋषियों ने कहीं भी किया वर्णन होगा। नहीं अच्छा, किसने किया? ये वाकणकर जी और आपने किया है है। ये तो मैंने ही बनाए सब, सारे यंत्र मैंने ही बनाए। वाकणकर जी तो इस स्थान की खोज करने के 1 साल भर बाद उनका निधन हो गया। हाँ, आपने मतलब किस आधार पे बनाया है ये? ये अन्य वेधशालाओं में जा अच्छा, करके और स्टडी उनकी करके स्थितियाँ देख करके और समझ करके उसके बाद फिर यहाँ निर्माण कराया। अरे वाह। क्योंकि यहाँ तो एंगल और वो सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता हाँ, होगा वो ना। क्यों खाली घुमा के दिखा दो। MP Council of Science and Technology, Department of Science and Technology, Government of MP, वाराहमिहिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, डोंगला। आप चढ़ पाएंगे ऊपर 3 मंजिल ऊपर? हाँ, चढ़ 3 जाएंगे, मंजिल धीरे चढ़ना। में हम लोग यहाँ आए हैं डोंगला टेलीस्कोप देखने। सारे ग्रह हम लोग देखेंगे जितना भी पॉसिबल हो। ये प्लानिटोरियम ऑब्जर्वेटरी है। चलो हाँ